हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली क्लास तक हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस को पढ़ा था। आज के दिन हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सब जानते हैं कि इनकम टैक्स में टोटल मिला के 5 हेड्स होते हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम है। उन पांचों हेड को हमें एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। पांचों हेड कौन कौन से, आओ एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं, सभी नहीं जानते तो मेरे साथ देखिए। एक हेड है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी, हिंदी में बोलते हैं वेतन से आय। दूसरा है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। तीसरा है प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको हम पीजीबीपी बोल दिया करते हैं। फोर्थ है हमारा जिसका नाम है कैपिटल गेन, तो हम कैपिटल गेन पूंजीगत लाभ के नाम से जानते हैं। और फिफ्थ है अदर सोर्स। जैसे ही हम ये पांचों हेड पढ़ लेते हैं, तो पांचों हेड पढ़ने का मतलब है अप्रोक्सीमेटली हमारे इनकम टैक्स का सिलेबस 60-70% कवर हो जाता है। और जब तक ये नहीं आता तो बाकी चैप्टर पढ़ने का कोई बेनिफिट है नहीं। तो आइए इसको फटाफट से पढ़ेंगे और कंक्लूड करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले हम सैलरी पढ़ रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी के बाद हम लोग सैलरी पे आएंगे। चलो, पहला चैप्टर हमारा हो गया या पहला हेड हो गया जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मकान संपत्ति से आय। अब इस बात को समझिए कि ये चैप्टर किस बारे में है। जब भी कोई पर्सन कहीं से भी पैसे कमाता है तो हम उसको हेड ऑफ इनकम का नाम देते हैं और उस हेड में लाके इनकम पे टैक्स लगाते हैं। कौन सी इनकम कौन से हेड में आएगी ये बात कौन बताएगा? 5 हेड है ना। तो आपको कहीं से इनकम आई, आपको कैसे पता चलेगा कि इस पे सैलरी हेड के रूल लगेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि इस पे हाउस प्रॉपर्टी के रूल लगेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि बिजनेस इनकम है? ये कैसे पता चलता है? जब भी हम कोई हेड पढ़ना शुरू करते हैं तो उस हेड का एक पहला सेक्शन, इस हेड का जो पहला सेक्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेसिस ऑफ चार्ज, या बोल देते हैं चार्जिंग सेक्शन। तो जितने भी हेड्स ऑफ इनकम है सबका एक चार्जिंग सेक्शन होता है या बेसिस ऑफ चार्ज होता है। ये चार्जिंग सेक्शन हमें गाइड करता है, बताता है कि इस हेड में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर सैलरी हेड हम पढ़ रहे हैं तो सैलरी हेड के रूल्स कुछ सेक्शंस में दिए होंगे। एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ आपको। सैलरी हेड के जो रूल्स हैं वो सेक्शन 15 से लेके और 15 से लेके सेक्शन 17 तक हैं, 15, 16, 17। ठीक ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी जो है इसके जो रूल्स हैं वो 22 से लेके 27 तक है। पीजीबीपी है तो उसके रूल्स जो हैं वो 28 सेक्शन से शुरू होते हैं, 44 तक चलते हैं। ऐसे ही कैपिटल गेन है तो वो 45 से शुरू होता है, 54 तक चला जाता है। तो इस तरह से हर चैप्टर में कुछ सेक्शंस हैं। हर चैप्टर का जो पहला सेक्शन होता है वो उसका चार्जिंग सेक्शन होता है। और वो चार्जिंग सेक्शन हमें बताता है कि इस हेड में कौन सी इनकम पे टैक्स लगाना है। उदाहरण के लिए सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन 15 है, जो ये बताएगा कि सैलरी हेड में कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन 22 है, जो बताएगा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कौन सी इनकम पे लगेगा। तो इस तरह से सिस्टम चलता है। अब अगर हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो उसका चार्जिंग सेक्शन कौन सा हो गया? 22। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका चार्जिंग सेक्शन पढ़ना जरूरी है, जो हमें गाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। एक्यूरेटली आपको याद करना पड़ेगा, इसके बिना आगे चैप्टर पढ़ना कोई मजे की बात नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 22, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 22, सेक्शन 22 हमें बताएगा कि कौन कौन सी इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगी। सेक्शन 22 हमें ये बताता है कि किसी भी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू यहाँ पे टैक्सेबल होगी। द प्रॉपर्टी मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी। तो किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू यहाँ पे टैक्सेबल होगी। अब आपको ये कैसे समझ में आएगा कि हाउस प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। हाउस प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी हैविंग अ हाउस और लैंड अटैच्ड विद इट। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर दो गुण हो, कौन कौन से देखो। पहली बात याद कर लो, यहीं पे किराए की इनकम, लेटिंग आउट की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है। उस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगी जो या तो बिल्डिंग हो, या तो बिल्डिंग है। और अगर बिल्डिंग नहीं है तो वो बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई जमीन है। बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई जमीन को क्या मैं कह सकता हूँ? लैंड अटैच्ड विद बिल्डिंग। तो बिल्डिंग प्लस लैंड, इन दोनों में से किसी का भी किराया आएगा तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। इस बात का मतलब ये है, ये आपके पास में एक घर बना हुआ है, 2 बेडरूम बने हैं, 3 बेडरूम बने हैं, गोडाउन बना है, क्या बना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बिल्डिंग बनी हुई है और इस बिल्डिंग का किराया अगर आपको मिल रहा है तो बिल्डिंग का किराया हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कहलाएगी। और क्योंकि ये बिल्डिंग का किराया है इसी चैप्टर में इस पे टैक्स लगेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जब मैं ये गोडाउन किराए पे दे रहा था तो इसी गोडाउन के साथ जुड़ा हुआ ये इतना बड़ा लैंड का टुकड़ा, ये प्लॉट खाली पड़ा था, इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैंने जब ये गोडाउन किराए पे दिया तो साथ में ये प्लॉट भी किराए पे दे दिया। जिसने गोडाउन किराए पे लिया वो यहाँ पे पार्किंग यूज करता है या कुछ भी यूज करता है। अगर ये दोनों साथ में जुड़ी हुई हैं तो इन दोनों का जुड़ा हुआ किराया भी हमेशा यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होता है। लेकिन एक और ऑप्शन है, अगर मान लो
कि एक खाली प्लॉट पड़ा होता है मेरे पास, इस खाली प्लॉट के अंदर किसी तरह की कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड नहीं है, बिल्डिंग नहीं बनी हुई, तो अगर बिल्डिंग नहीं बनी हुई तो चेक करो क्या ये डेफिनेशन में कवर होता है। हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? अगर किराए की इनकम मिले बिल्डिंग से या बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई ज़मीन से। ये ना बिल्डिंग है ना उसके साथ जुड़ी ज़मीन है, इसलिए ये हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होता। इस पे टैक्स कहाँ लगेगा वो एक अलग बात है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो अदर सोर्स वगैरह में टैक्सेबल होगा, लेकिन यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। तो पहली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। कौन कौन सी बात अभी हमने पढ़ी? हमने पढ़ा कि हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्सेबल होती है जो किराए से आए। मकान से एक आदमी दो तरह के पैसे कमा सकता है, कौन कौन से? या तो किराया कमा सकता है या उसको बेच के और फिर प्रॉफिट कमा सकता है। 20 लाख का मकान लिया, 25 का बेचा, तो ये जो बेचने का प्रॉफिट है ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता, सिर्फ किराए की इनकम टैक्सेबल होती है। किराए की इनकम भी यहाँ पे कब आएगी? जब किराया या तो बिल्डिंग का हो या बिल्डिंग के साथ में जुड़ी हुई जमीन का हो, तो यहाँ पे टैक्सेबल होगा। अगर खाली जमीन का किराया है तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता। अब एक कंडीशन है यहाँ पे, वो क्या है? चार्जिंग सेक्शन हमें कहता है कि यहाँ पे इनकम सिर्फ तभी टैक्सेबल होगी अगर जो टैक्स पेयर है, जो एसएससी है, जिसको किराया मिल रहा है, वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है, वो मकान संपत्ति का ओनर है। तो अगर आप हाउस प्रॉपर्टी की ओनर हो तब तो इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगी, ओनर नहीं हो तो इनकम यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसको यूँ समझो, एक मकान मैंने बनाया, मैं उस मकान का ओनर हूँ, अगर मुझे किराया मिला तो टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन ये ऐसे भी तो हो सकता है कि मैं एक मकान का ओनर हूँ, मैंने ये प्रॉपर्टी किराए पे दी अपने किराएदार को, किराएदार को हम लोग बोलते हैं टेनेंट, तो मैंने किराएदार को प्रॉपर्टी किराए पे दे दी 10,000 रुपये महीने में। किराएदार ने आगे यही प्रॉपर्टी मुझसे लेके किसी और को किराए पे दे दी। किराएदार जब प्रॉपर्टी किसी और को किराए पे देता है तो हम उसको नाम देते हैं सब टेनेंट। अब ये सब टेनेंट से किराया लेता है 12,000 महीने का। अब ध्यान से देखो, सब टेनेंट 12,000 रुपये टेनेंट को देगा और टेनेंट हर महीने 10,000 रुपये मुझे देगा। मैं जो किराया वसूल रहा हूँ वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि मकान का किराया है और किराया लेने वाला जो पर्सन है वो हाउस प्रॉपर्टी का मालिक है, तो मेरी इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो किराएदार है, ये मालिक ना होते हुए भी प्रॉपर्टी अगर किराए पे दे रहा है तो इसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होती। दो चीज़ें समझ में आ गई कौन कौन सी? किराए की इनकम होनी चाहिए, किराया बिल्डिंग का होना चाहिए, बिल्डिंग के साथ जुड़ी ज़मीन का होना चाहिए, और किराया लेने वाला जो एसएससी है वो मकान का मालिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो, कभी कभी क्या होता है, ये ज़मीन है एक, ठीक है, अब जो फैक्ट्रीज वगैरह बनती हैं या जो बड़ी बिल्डिंग बनती है उसके अंदर कई बार हम जब ज़मीन खरीदने जाते हैं तो ज़मीन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़मीन में खरीद नहीं पाता, या मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ तो सामने वाला बेचना नहीं चाहता। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, लंबे समय के लिए बिल्डिंग, ये ज़मीन जो है लंबे समय के लिए किराए पे ले लेते हैं। जब हम किराए पे ज़मीन लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं लीज। तो हमने बिल्डिंग को, इसको लैंड को, सॉरी, लैंड को लीज पे ले लिया। अभी इसमें कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई, लैंड को लीज पे लेने के बाद मैंने क्या किया, अपने पैसे लगा के इसके ऊपर एक बिल्डिंग बना ली। तो मैंने 30 साल के लिए ज़मीन किराए पे ली है, उसके बाद बिल्डिंग मैंने यहाँ पे खुद की बना ली और मकान मालिक से मैंने डील कर ली कि जब तक मैं रहूँगा तब तक ये बिल्डिंग जो है इसको मैं यूज़ करूँगा और बाद में मैं इसको छोड़ के चला जाऊँगा। अब अगर मान लो कि मैं, जिसने ये बिल्डिंग बनाई, मैं अगर ये बिल्डिंग किराए पे दे दूं, तो मैंने ये बिल्डिंग किराए पे दे दी और अब मेरे को रेंट से 1 लाख रुपए की इनकम आ रही है, तो क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या ये इस चैप्टर में टैक्सेबल होगी कि नहीं। तो देखना पड़ेगा, पहली चीज़ शर्त क्या होनी चाहिए कि किराया होना चाहिए, तो रेंट की इनकम आ रही है तो ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, जो रेंट है वो बिल्डिंग है उससे जुड़ी ज़मीन का होना चाहिए, तो रेंट बिल्डिंग का है, ये कंडीशन भी पूरी हो रही है। तीसरी कंडीशन है कि जिसको किराया मिले वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, किराया मुझे मिल रहा है, क्या मुझे हाउस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाए या नहीं माना जाए? क्योंकि ज़मीन मैंने किराए पे ले रखी है। अगर मुझे हाउस प्रॉपर्टी का ओनर माना गया तो मेरी इनकम आएगी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में ही, और अगर नहीं माना गया तो अदर सोर्स में जाएगी। तो यहाँ पे ये बड़ा क्लैरिफाइड है कि ये जो प्रॉपर्टी है, भले ही मैं ज़मीन का मालिक नहीं हूँ, लेकिन इस प्रॉपर्टी का जो बिल्डिंग है इसका मालिक मैं हूँ, और क्योंकि मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूँ, इसी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है, इसलिए मेरी इनकम भी हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी। ऐसा करने से एक रूल बन जाता है। रूल क्या बन जाता है? रूल बन जाता है कि लैंड का ओनर होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप मकान के मालिक हैं, ज़मीन के मालिक नहीं भी हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे बहुत सारी सुविधाएं आ जाती है। कैसे? आजकल एक चलन चलता है, आप सबने देखा होगा, अपार्टमेंट्स का। तो जो अपार्टमेंट्स कल्चर है, एक बार उसको देखते हैं। ये किसी बिल्डर के पास में एक ज़मीन का टुकड़ा था, और बिल्डर क्या करता है, इस पे ढेर सारे अपार्टमेंट या अपार्टमेंट बना देता है। तो बिल्डर ने ये ढेर सारे अपार्टमेंट बना दिए। अब इसमें अलग अलग लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी ने ये बिल्डिंग ले ली, किसी ने ये बिल्डिंग ले ली, किसी ने ये बिल्डिंग ले ली, तो सबके पास में अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। अब इनमें से अगर मैं ज़मीन के कागज़ देखूंगा कि कौन
इसका मालिक है। तो जमीन का मालिक कोई नहीं मिलेगा मेरे को, सारे के सारे लोग मिलेंगे बिल्डिंग के मालिक। तो ऐसे में ये बिल्डिंग के मालिक तो हैं लेकिन जमीन के मालिक नहीं है। अगर ये अपना मकान किराए पे देते हैं तो क्या हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा? तो क्लियर हो गया कि यस, वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी। तो अब यहाँ तक चलते चलते तीन बातें हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। पहला, इनकम होनी चाहिए रेंट वाली, और रेंट वाली इनकम को आगे चल के मैं बताऊंगा। यहाँ पे हम रेंटल इनकम को नाम देते हैं एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू किसकी होनी चाहिए? एनुअल वैल्यू होनी चाहिए इधर बिल्डिंग की, और बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई ज़मीन की, बिल्डिंग प्लस लैंड की। तीसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी कि वो इनकम जिसको मिले वो ऑनर होना चाहिए। और उसके बाद में चौथी चीज़ अब हम लोगों को आगे पढ़नी है। अब अगर मान लो कि कोई भी पर्सन है जो अपने खुद के बिजनेस के लिए अपनी प्रॉपर्टी काम लेता है, तो जो व्यक्ति अपने खुद के बिजनेस के लिए अपनी प्रॉपर्टी काम लेता है उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं करते। इसका मतलब क्या है? ये मेरे पास में एक हाउस है, ठीक है, इस हाउस के अंदर मैंने अपना ऑफिस बना लिया। तो ये मेरे पास एक हाउस है जिसके अंदर मैंने अपना ऑफिस बना लिया। अब इसका किराया, मेरा ऑफिस जो है, मेरी फैक्ट्री, मेरी कंपनी जिस भी नाम से है, वो मुझे हर महीने इसका 1,20,000 रुपये किराया देती है। ये जो किराया है ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। इसका मतलब ऐसी बिल्डिंग जिसको एसएससी ने, करदाता ने अपने खुद के बिजनेस के लिए ऑक्यूपाई कर लिया, उसको हम यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं करते। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड और ऑन बिजनेस। तो अगर आपने अपने खुद के बिजनेस के लिए सेल्फ ऑक्यूपाई कर ली तो भी इनकम यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। अब एक और कंडीशन देखते हैं। एक और कंडीशन है यहाँ पे इसी चार्जिंग सेक्शन की 22 की। वो कंडीशन ये कहती है कि अगर मान लीजिए कि किराए पे देना आपका बिजनेस है, जिसको हम लोग कहते हैं लेटिंग आउट बिजनेस। लेटिंग आउट बिजनेस, इसका मतलब आपका तो बिजनेस ही यही है। आप क्या करते हो? प्रॉपर्टी बनाते हो, बना के किराए पे देते हो, और किराए पे देना ही आपका मेन बिजनेस है। तो ये सवाल पैदा होगा कि जो कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है उसकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन के चैप्टर में टैक्सेबल होनी चाहिए, लेकिन मकान को किराए पे देने की कमाई तो हाउस प्रॉपर्टी में आती है। तो दोनों में से किस में टैक्सेबल करें? तो पहले हम क्या किया करते थे? पहले हम ये मानते थे कि अगर आपका बिजनेस ही क्यों ना हो चाहे किराए पे देना, लेकिन अगर आपको किराए से इनकम आ रही है तो किराए से इनकम आने पे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होनी चाहिए। ऐसा क्यों? हम आप ये मानते थे कि बिजनेस प्रोफेशन का जो चैप्टर है वो एक जनरल रूल है, हर तरह के बिजनेस उसमें कवर होते हैं, लेकिन मकान के किराए के लिए हाउस प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक चैप्टर बना हुआ है, इसलिए मकान का किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन अभी 2023 में, 2023 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई, जजमेंट आया, और जजमेंट में क्लैरिफाई किया गया कि मकान अगर आप किराए पे देने का ही काम करते हो तो भी आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, बिजनेस प्रोफेशन में आएगी। तो इसलिए हमारा एक पॉइंट बन जाता है कि लेटिंग आउट का बिजनेस आपका नहीं होना चाहिए। बिजनेस होगा तो भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। अब एक और कंडीशन है यहाँ पे, उसको ध्यान से पढ़िएगा। एक और चीज़ है जिसका नाम है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब है, कंपोजिट रेंट का मतलब है मिला हुआ किराया। ये मिला हुआ किराया क्या है इसको हम समझते हैं। कंपोजिट रेंट या मिला हुआ किराया क्या है, समझिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जब हम बिल्डिंग किराए पे देते हैं तो बिल्डिंग के साथ में बाकी चीज़ें भी किराए पे दे देते हैं। जैसे ये मेरे पास में एक हाउस था, इस हाउस के अंदर मैंने इसको फर्निश कर रखा है। तो ये बेड लगा रखा है, ये टीवी लगा रखा है, किचन में सामान पड़ा है, सोफ़ा लगा रखा है, जो भी है, ये पूरा हाउस है, लिफ्ट भी लगा रखी है। अब इस पूरे हाउस का किराया मैं लेता हूँ 15,000 रुपये, लेकिन उस 15,000 में मैंने ये सारी सुख सुविधाएं भी साथ में दे रखी हैं। ऐसे में जब किराए के अंदर बिल्डिंग के किराए के अलावा बाकी फर्नीचर का, सुविधाओं का किराया जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट रेंट। दो चीज़ों का किराया मिक्स है। कंपोजिट रेंट अगर होगा तो वहां पे क्वेश्चन फिर से आ जाता है कि हम इसको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करें या किसी और चैप्टर में। हेलो। तो देखो, जो कंपोजिट रेंट होता है उसमें दो चीज़ों का किराया जुड़ा हुआ है, एक तो बिल्डिंग का, और बिल्डिंग के साथ में बाकी सुख सुविधाओं का, फर्नीचर वगैरह का। हम क्या करेंगे, कंपोजिट रेंट में हमेशा हम चेक करेंगे कि क्या हम लोग कंपोजिट रेंट के दो टुकड़े कर सकते हैं। दो टुकड़े, अंग्रेजी में मैं इसको नाम दे देता हूँ सेपरेबल, कि क्या कंपोजिट रेंट का सेपरेशन हो सकता है या इसका सेपरेशन नहीं हो सकता। तो क्या ये सेपरेबल है या फिर नॉन सेपरेबल है? इसका मतलब क्या है?
पूरी बिल्डिंग 15,000 पे किराए पे दी, साथ में फर्नीचर है, चेक कर लो फर्नीचर का किराया और बिल्डिंग का किराया अलग अलग कर सकते हो क्या? अगर अलग अलग हो सकता है, जैसे मुझे पता चल गया कि 3,000 पे तो फर्नीचर किराया है, 12,000 पे बिल्डिंग का है, वो कहलाएगा सेपरेबल। और नॉन सेपरेबल का मतलब है हमने तो इकट्ठा करके किराए पे दिया है, दोनों को अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है। अगर किराया अलग अलग हो सकता है तो किराए के दो टुकड़े करो, इसमें से ढूंढो कि रेंट ऑफ बिल्डिंग कितना है। तो आपकी जो बिल्डिंग है उसका किराया कितना है, उसको ढूंढ के अलग कर लो। तो ये मैंने अलग कर दिया रेंट ऑफ बिल्डिंग। और रेंट ऑफ बिल्डिंग को अलग कर लूँ तो बाकी जो किराया बचेगा वो बच जाएगा रेंट ऑफ फैसिलिटीज़ को अलग कर दो। दोनों को अलग अलग कर दो, तो बिल्डिंग का किराया अलग, फैसिलिटीज़ का किराया अलग। जितना किराया बिल्डिंग का आ रहा है, बिल्डिंग के किराए को हम लोग ले जाके टैक्सेबल करेंगे हाउस प्रॉपर्टी में। तो बिल्डिंग का किराया हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, जैसे 15,000 किराया था, अलग करने पे 12,000 बिल्डिंग का आता है, 12,000 रुपये हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में टैक्सेबल होगा। और जो बच गया फर्नीचर वगैरह का, फैसिलिटीज़ का किराया, वो चला जाएगा अदर सोर्स में या फिर बिजनेस प्रोफेशन में, या तो पीजीबीपी के चैप्टर में या अदर सोर्स में। दो नाम क्यों ले रहा हूँ मैं? तो इसलिए कि अगर मान लो आपका किराए पे देने का बिजनेस है, जैसे टेंट हाउस वाला है, उसका तो फर्नीचर वगैरह किराए पे देने का बिजनेस ही है, तो उसके लिए तो बिजनेस प्रोफेशन के चैप्टर में आएगा। और आप एक मकान के मालिक हो, फर्नीचर किराए पे देना आपका बिजनेस नहीं है, आपने मकान किराए पे दिया, साथ में कोई फर्नीचर दे दिया, तो वो किराया चला जाएगा फिर अदर सोर्स में। अगर मान लो कि किराया अलग हो ही नहीं सकता, 15,000 टोटल किराया है, लेकिन बिल्डिंग का कितना, लैंड का कितना, ये सब अलग नहीं हो पा रहा, तो सारा का सारा किराया ही या तो जाएगा अदर सोर्स या फिर जाएगा बिजनेस प्रॉपर्टी। दोनों में से किसी एक में डालेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं आएगा। आपके मन में ये शंका, ये सवाल आ सकता है कि अगर कोई घर किराए पे देते हैं, साथ में फर्नीचर किराए पे दे दिया, अलग अलग नहीं कर पा रहे, तो सारा अदर सोर्स में क्यों ले जाएं? इसलिए ले जाएं क्योंकि हम ये मानते हैं कि ऐसे केसेस में मैक्सिमम किराया जो सुविधाओं का होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं होटल का। होटल में जाके जब हम कमरा किराए पे लेते हैं तो हमें दो चीज़ें वहाँ पे किराए पे मिलती है। एक तो कमरे की बिल्डिंग, चार दीवारी, तो बिल्डिंग किराए पे मिल रही है, और बिल्डिंग के अलावा वहाँ की जो सुविधाएं हैं उसका भी किराया लग रहा है। अब अगर हम इमेजिन करें कि हम किसी होटल में जाके एक नाइट का 10,000 रुपये किराया देते हैं, तो उसमें मैक्सिमम किराया उस बिल्डिंग का नहीं है, मैक्सिमम किराया उसमें जो सुविधाएं दी गई हैं, उसमें जो हाई क्लास आपको फर्नीचर दिया गया है, आपको एयर कंडीशन दिया गया है, आपको सुविधाएं दी गई हैं, उनका किराया होता है। इसलिए क्योंकि ज़्यादा किराया हाउस प्रॉपर्टी का नहीं है, उसमें ज़्यादा किराया बाकी चीज़ों का, इसलिए उसको हम अदर सोर्स में डालते हैं। अगर हम इतना पढ़ लें तो हमारा चार्जिंग सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब एक बार मैं आपको सेक्शन और रेफर करा देता हूँ, तो आइए सेक्शन से देखते हैं ज़रा। सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन पढ़िए। एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी comprising ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टमेंट देयर टू शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस हेड। इतनी सी बात वहाँ पे लिखी हुई है। पहली बात, किसी भी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू यहाँ पे टैक्सेबल होगी। वो प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें या तो बिल्डिंग हो या फिर बिल्डिंग के साथ में जुड़ी हुई ज़मीन हो, तो यहाँ पे टैक्सेबल होगी। फिर कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या क्या? पहला है, प्रॉपर्टी शुड कंजिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग। प्रॉपर्टी में कोई ना कोई बिल्डिंग होनी चाहिए या जुड़ी हुई लैंड होनी चाहिए। आसान भाषा में वैकेंट प्लॉट का किराया यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा, एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो मकान मालिक है, वो मकान जो किराया ले रहा है, एसएससी ये करदाता है, वो मकान का मालिक होना चाहिए। अगर वो ओनर नहीं है तो इनकम यहाँ पे टैक्सेबल नहीं आएगी। लेकिन एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, हाउएवर ओनरशिप ऑफ लैंड इज नॉट कंपलसरी। जमीन का जो किराया है उसकी ज़रूरत नहीं है, जमीन मतलब ज़मीन का मालिकाना हक जो है उसकी नीड आपको नहीं है। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद अगला है, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज फॉर बाय द ओनर फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ द ओनर। तो ओनर के खुद के बिजनेस प्रोफेशन के लिए प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं होना चाहिए। इसको मैंने आपके अभी पढ़ाते समय लिखा था, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर ऑन बिजनेस। अगला देखो, लेटिंग आउट शुड नॉट बी बिजनेस ऑफ द एसएससी। प्रॉपर्टी किराए पे देना एसएससी का बिजनेस नहीं होना चाहिए। और एक पॉइंट मैंने बताया आपको, कॉम्पोजिट रेंट वाला। कॉम्पोजिट रेंट वाला बड़ा सिंपल है, अगर किराया अलग अलग हो सकता है तो अलग अलग कर लो। बिल्डिंग का किराया हाउस प्रॉपर्टी में, बाकी किराया अदर सोर्स में। अलग नहीं हो सकता तो सारा का सारा अदर सोर्स या बिजनेस प्रोफेशन में। एक पॉइंट यहाँ पे और है, इसका नाम है स्टॉक इन ट्रेड। तो ये स्टॉक इन ट्रेड क्या चीज़ है? कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। तो मान लो कि एक आदमी है जिसने बिल्डिंग्स बना दी और अपार्टमेंट बनाता है, बिल्डिंग बना दी खूब सारी, अपार्टमेंट बना के उनको खाली छोड़ा हुआ है। अब इनकम टैक्स वाले पूछते हैं, ये जो बिल्डिंग है आपकी, ये इसके ऊपर आपको टैक्स क्यों ना मांगे हम, ऐसा क्यों ना माने कि बिल्डिंग आपने किराए पे दी हुई है। तो वो कहता है कि ये बिल्डिंग मैंने रहने के लिए थोड़ी बनाई है, ये तो मैंने बेचने के लिए बनाई है, और ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, और जो चीज़ें मेरी स्टॉक इन ट्रेड है उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो इनकम टैक्स भी इस बात को मानता है कि वो बिल्डिंग जिसको बेचने के लिए स्टॉक के रूप में रखा गया है,
उसका किराया एज्यूम करके हम उस पर टैक्स नहीं लगाते, लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए। ये जो 2 इयर्स का पॉइंट है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले 2 साल के लिए ऐसी प्रॉपर्टी जो स्टॉक इन ट्रेड है उस पर टैक्स नहीं लेना है। 2 साल पूरे होने पे हम उसका टैक्स लेना शुरू कर देंगे। ये चार्जिंग सेक्शन था, अच्छे से याद कर लो। ये अगर आपको आता है तो आगे की बात हम लोग आसानी से कर पाएंगे। अब अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई कि यहाँ पे प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है, तो हमें समझना पड़ेगा कि एनुअल वैल्यू होती क्या है। तो अब एनुअल वैल्यू के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग किस तरह से टैक्स लगाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग एक इनकम कैलकुलेट करेंगे। उस इनकम को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले एक इनकम हम लोग ढूंढेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जैसे ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी, इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू को शॉर्ट में हम जीएवी भी बोल देते हैं, जीएवी। जीएवी ढूंढा। जीएवी ढूंढने के बाद में हम इसमें से लेस करेंगे माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस। तो इसमें से हम लोग म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस लेस कर दिए। म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करने के बाद इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है एनएवी। तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है। नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद में हम लोग इसमें से लेस करते हैं डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट। और एक डिडक्शन लेस करते हैं हम इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन। और एक लेस करते हैं हम लोग डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट। जैसे ये सब कर देते हैं, ये जो नीचे आता है आंसर वो हमारा आ जाता है टैक्सेबल वैल्यू। देखो हमें करना क्या है इसमें। सबसे पहले हमें इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू ढूंढनी है, म्युनिसिपल टैक्स उसमें से घटाने हैं, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। नेट एनुअल वैल्यू है, एनएवी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है, इंटरेस्ट घटाना है, और फिर हमारी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। इसको समझिए जरा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है, वही ये पूरा चैप्टर है। आप अलग अलग प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। अगर आपको जीएवी निकालनी आ गई तो ये काम हो गया। ये काम होने के बाद में आगे तो हम लोग रॉकेट की स्पीड से बढ़ जाते हैं। कैसे? म्युनिसिपल वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दी होती है कि म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स कितना है। अगर क्वेश्चन म्युनिसिपल टैक्स की बात नहीं कर रहा तो हम कितना मान लेते हैं, जीरो। तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा होता है। म्युनिसिपल टैक्स 10,000 है, 12,000 है, 15,000 है, वो सब करना होता है। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में आगे जाके हम और पढ़ेंगे, लेकिन यही मैं बता देता हूँ। सिर्फ दो बातें याद रखनी होती हैं। पहली बात, म्युनिसिपल टैक्स पेड होना चाहिए। पेड मतलब म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, बकाया नहीं होना चाहिए, पेड होना चाहिए। और वो पेमेंट भी एसएससी ने किया हो। तो अगर मैं टैक्स पेयर हूँ, मैंने खुद ने म्युनिसिपल टैक्स चुकाया, तो मुझे उसकी छूट मिलेगी। अगर मैंने टैक्स नहीं चुकाया, किराएदार ने पेमेंट किया, किसी और ने किया, तो उसकी छूट नहीं मिलेगी। तो दो कंडीशन चेक कर लो, इट शुड बी पेड एंड इट मस्ट बी पेड बाय द ओनर, तब जाके हम उसकी डिडक्शन दे देते हैं। ये करते ही नेट एनुअल वैल्यू आ गई। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ आ रहा था 1,10,000, उसमें से 10,000 म्युनिसिपल टैक्स क्वेश्चन बता रहा है, तो माइनस कर दो तो सीधा 1,00,000 आ जाएगा। ये 1,00,000 आने के बाद अब इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन घटानी होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? ये फिक्स होती है हमेशा। स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30%। तो सीधा सीधा इसमें से 30% लेस करना होता है। 30% किसका? इस एनएवी का 30%। तो एनएवी अगर 1,00,000 आ रही है तो उसका 30% निकालना तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा 30,000 निकाल देंगे। ये 30,000 घटाने के बाद हमारे पास बचता है 70। इस 70 में से हमें एक चीज़ लेस करनी है जिसका नाम है इंटरेस्ट। वो क्या है? जिस मकान के किराए पे टैक्स लग रहा है, मकान को बनाने के लिए, खरीदने के लिए अगर आपने लोन लिया हो, उस लोन पे अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट हम यहाँ से घटाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी इनकम जब टैक्स लगाते हैं तो इनकम कमाने के लिए जो हमने खर्चे किए वो घटाने चाहिए। मकान अगर हम किराए पे दे रहे हैं, मकान के लिए ब्याज चुका रहे हैं, तो इसी का खर्चा है वो माइनस करना चाहिए। इसके अलावा हर बिल्डिंग का मेंटेनेंस का खर्चा होता है, जैसे बिल्डिंग को रिपेयर कराना, साफ सफाई कराना, बिल्डिंग को पेंट पॉलिश कराना, ये सारे खर्चे होते हैं, मिलनी चाहिए। अगर हम लोगों को बोलेंगे कि अपनी मर्जी से खर्चे घटा लो, तो उसमें डिफरेंसेस आएंगे। एक आदमी बोलेगा कि मेरा साल भर का किराया आता है 1,00,000, मेंटेनेंस की चुका देता हूँ मैं 2,00,000। गड़बड़ है ना? ऐसा ना हो इसलिए हमने फिक्स कर रखा है कि मेंटेनेंस का खर्चा हम लोग 30% मानते हैं। जितना किराया उसका 30% मेंटेनेंस में जाता है, इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं। आपने अगर खर्चा 30,000 से कम किया तो भी 30 घटा पाओगे, आपने 30 से ज़्यादा खर्चा कर दिया तो भी 30 घटा पाओगे। तो ये 30% घटा दिया। यहाँ पे अगर कोई इंटरेस्ट आपने पेमेंट किया तो वो घटा दिया। जो भी बचेगा, मान लो मेरे एग्जांपल में 60,000 बचा, तो ये आपके लिए टैक्सेबल इनकम आ गई। ये ही इस चैप्टर का आंसर होता है। तो बस इतना सा क्वेश्चन हमें करना है, इसमें कहीं कोई कठिनाई है नहीं। तो मेजर जो समस्या है वो है इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में। ये जीएवी निकालना आपको सीखना है। जीएवी आ गई तो बात बन जाएगी। अब जीएवी कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें 3-4 टर्म्स हैं, टर्म्स को समझना पड़ेगा। टर्म्स को ठीक से देख लो, शब्द अगर समझ में आए तो आगे की चीज़ आसान है। क्या क्या शब्द हैं? एक रेंट आएगा जिसका नाम आपको सुनने के लिए मिलेगा एक्चुअल रेंट। बार बार एक शब्द आएगा, मकान का एक्चुअल रेंट।
एक शब्द आएगा जिसको हम बोलते हैं फेयर रेंटल वैल्यू या फेयर रेंट। एक शब्द आपको सुनने के लिए मिलेगा जिसका नाम है स्टैंडर्ड रेंट। एक शब्द आपको सुनने के लिए मिलेगा जिसका नाम है मुनिसिपल वैल्यू। मुनिसिपल वैल्यू। तो ये तीन चार शब्द आपको सुनने के लिए मिलेंगे, इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले एक्चुअल रेंट। अगर कोई भी मकान हमने किराए पे दे रखा है, तो जो घर हमने किराए पे दे रखा है उसका वास्तव में जो किराया हमें मिल रहा है वो एक्चुअल रेंट है। एक मकान ऐसा है जिसका किराया मान लो बनता है महीने का 2 लाख, लेकिन मैंने अपने किसी रिश्तेदार को, किसी किसी को भी दे रखा है, मैं महीने के 10,000 लेता हूँ। तो जो एक्चुअल में किराया मुझे मिल रहा है वो मेरा एक्चुअल रेंट कहलाएगा। तो ये हो गया पहला एक्चुअल रेंट। दूसरा है फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या है? हम ये नहीं देखते कि आपको किराया मिल कितना रहा है, हम ये देखते हैं कि जिस लोकेशन पे आपकी प्रॉपर्टी है, इसी लोकेशन पे आपके जैसी कंडीशन की जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं उनको कितना है किराया मिल रहा है। दूसरी भाषा में, आप किराया ले कितना रहे हैं उसको भूल जाओ, किराया होना कितना चाहिए वो फेयर रेंट कहलाता है। तो एग्जाम्पल के लिए, जिस लोकेशन पे मेरी प्रॉपर्टी है वहाँ पे किराया होना चाहिए 50,000, लेकिन मैंने अपने रिश्तेदार को प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, मैं लेता हूँ 20,000 रुपये। तो 20,000 बन जाएगा एक्चुअल रेंट और ये बन जाएगा फेयर रेंट। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे किराया बनना चाहिए 50,000, मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के 1,20,000 ले रहा हूँ। तो वो एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट का डिफरेंस हो गया, दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ है स्टैंडर्ड रेंट। ये क्या चीज़ है? हमारे इंडिया में एक कानून लागू होता है जिसका नाम है रेंट कंट्रोल एक्ट। तो ये वैसे स्टेट एक्ट होता है, अलग अलग जगह अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। तो कानून का नाम है रेंट कंट्रोल एक्ट, किराया नियंत्रण अधिनियम। इस रेंट कंट्रोल एक्ट में जो जो प्रॉपर्टीज इसके अधीन आती हैं, उनमें हम प्रॉपर्टी का मैक्सिमम रेंट फिक्स करते हैं, इससे ज़्यादा किराया ले ही नहीं सकते। तो जो प्रॉपर्टी का रेंट कंट्रोल एक्ट में मैक्सिमम किराया फिक्स किया हुआ होता है, उस किराए को हम लोग नाम देते हैं स्टैंडर्ड रेंट। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ द मैक्सिमम रेंट फिक्स्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। अधिकतम किराया है, ये रेंट कंट्रोल एक्ट में हो गया। ये हर क्वेश्चन में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, कुछ एक क्वेश्चन में होगा और कुछ एक में नहीं भी होगा। उसके बाद अगला देखो, अगला है म्युनिसिपल वैल्यू। ये क्या चीज़ है? आप अगर किसी भी म्युनिसिपल एरिया में, नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं, तो उस एरिया की नगर पालिका वहाँ पे रहने वाले लोगों से एक म्युनिसिपल टैक्स या हाउस टैक्स नाम का टैक्स वसूलती है। वो बेसिकली सुख सुविधाओं के लिए होता है। सुख सुविधाओं से मेरा मतलब है, आपको नाली की सुविधा दे रखी है, ड्रेनेज की सिस्टम दे रखा है, आपको सड़कों पे साफ सफाई करवा के दे रहे हैं, घर से आपके कचरा उठा रहे हैं, आपको सीवरेज का कनेक्शन दे रखा है, गलियों के अंदर स्ट्रीट लाइट जला रहे हैं, आपके कॉलोनी के अंदर पार्क मेंटेन कर रहे हैं। तो इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, उनके बदले में म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपल टैक्स लेती है। म्युनिसिपल टैक्स हमेशा मकान के किराए के आधार पर लिया जाता है, इसलिए हर म्युनिसिपैलिटी अपने एरिया के अंदर मकानों की एक वैल्यू एस्टिमेट करती है। तो म्युनिसिपैलिटी ने आपके मकान की जो वैल्यू मान रखी है वो म्युनिसिपल वैल्यू कहलाएगी। अब एक बार फिर से देखेंगे, जीएवी या ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर निकालनी है, के लिए हमें चार वैल्यूज़ का सामना करना पड़ेगा: एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू। ये अगर चार नाम आपको याद रह गए तो फिर बाकी काम आसान है, फिर तो हम आराम से इसको कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तो आपको याद रह ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस बात को और समझिए, फिर से बता देता हूँ मैं। सबसे पहले जीएवी निकलेगी। जीएवी कैसे निकलेगी? चार वैल्यूज़ के आधार पे: फुल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। चारों के आधार पे निकाल लेंगे। चारों के आधार पे निकाल के इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस। लेस करने के बाद ढूंढेंगे एनएवी। एनएवी में से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, और फिर ये आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन। अब इसमें आप ध्यान से देखें तो बाकी कहीं कैलकुलेशन नहीं है, मेनली कैलकुलेशन यहाँ पे है। ये एक बार आप सीख जाओगे तो छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ पे इंटरेस्ट में है। दो चीज़ें पड़ी, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आओ देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम सीखते हैं कि किस तरह से प्रॉपर्टी की जीएवी निकाली जाती है इन चार वैल्यूज़ की मदद से। ये बात जब मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर्टी की जीएवी कैसे निकालते हैं, तो ये सब इनकम टैक्स का सेक्शन 23 है। चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ को कई कैटेगरी में बांट लेते हैं। कई कैटेगरी कौन सी समझिएगा? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरे 12 मंथ, पूरे 12 महीने हमने किराए पे दे रखी है। मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ, प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर या लेट आउट फॉर 12 मंथ्स। ऐसी प्रॉपर्टी जो 12 महीने किराए पे दे रखी थी। एक ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जो मैंने 12 महीने में से, इस साल के 12 महीने होते हैं ना, तो कुछ महीने किराए पे दे दी, जैसे 8 महीने किराए पे दे दी, 8 महीने किराए पे दे दी, और प्लस 4 महीने जो है खाली रह गई। 8 मंथ लेट आउट, 4 मंथ वैकेंट, खाली पड़ी रही, किराए पे दे ही नहीं पाया मैं। ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जिसमें मैं 7 महीने किराए पे दे देता हूँ, तो 7 मंथ लेट आउट और प्लस
5 महीने जो है उसमें मैं खुद रह गया, तो 5 महीने मैं रह गया, बाकी पीरियड मैंने किराए पे दे दी। ऐसी प्रॉपर्टी हो, एक ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जिसमें पूरे 12 महीने मैं ही रहता हूँ, किराए पे देता ही नहीं हूँ, तो ये सिनेरियो हो सकता है। एक ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जो 12 महीने में किराए पे देना चाहता था, लेकिन ना तो मैं उसमें खुद रह पाया और ना ही मेरे नौकरी पेशे की वजह से मैं उसको किराए पे दे पाया, खाली पड़ी रह गई, किराए पे भी नहीं दी, सेल्फ ऑक्यूपाई भी नहीं की। तो इस तरह से कई सारे केसेस बन सकते हैं। हम एक एक करके इन केसेस को सीखेंगे कि यहाँ पे तो जीएवी कैसे निकालते हैं, यहाँ जीएवी कैसे निकालते हैं, यहाँ जीएवी कैसे और यहाँ पे कैसे। अब एक साथ आपको ज़्यादा जोर नहीं आया, इसलिए फिलहाल मैं आपको पहले एक का सिखाता हूँ। तो यहाँ से चेक कर लो ज़रा इसे, कंपटीशन ऑफ एनुअल वैल्यू। ये जो एनुअल वैल्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, ये है ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरे 12 मंथ आपने रेंट पे दे रखी है, ये उसकी एनुअल वैल्यू है। सबसे पहले पहला स्टेप है कंपेयर फेयर रेंट विद म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट को और म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करो और विच एवर इज हायर ले लो, दोनों में से जो ज़्यादा आता है वो ले लो। फिर लिखा हुआ है कंपेयर स्टेप 1 वैल्यू विद स्टैंडर्ड रेंट। स्टेप 1 में जो वैल्यू डिराइव होगी उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो और दोनों में से जो कम आएगा विच एवर इज लोअर उसको ले लो। उसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट को और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करो, दोनों में से जो हायर आएगा उसको ले लो, वो जीएवी बन गई। अब अगर आप ऐसे देखोगे तो काफ़ी कंफ्यूजन फैल सकती है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले दो वैल्यू ले लो, सबसे पहले ले लो म्युनिसिपल वैल्यू एंड उसको कंपेयर करना है, तो म्युनिसिपल वैल्यू एंड दूसरी ले ली आपने फेयर रेंट, दोनों ले लो, दोनों में कंपैरिजन करो। दोनों में कंपैरिजन करके आपको जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, तो विच एवर इज हायर, हायर ले लो दोनों का, दोनों में से ज़्यादा वाली वैल्यू ले ली। ये जो हायर आई, इस हायर को कंपेयर करो विद स्टैंडर्ड रेंट, तो इसको यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ। ये मैंने लिया हायर, हायर को मैंने कंपेयर किया विद स्टैंडर्ड रेंट, तो इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर कर लिया। स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने के बाद इन दोनों में से लेनी है लोअर वैल्यू, तो कम आएगी। ये जो लोअर वैल्यू आती है इसी को हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट या ईआर का नाम देते हैं। इसको आप कंपेयर कर लो एक्चुअल रेंट से, इन दोनों में से जो हायर आएगी वो ले लो, और ये जो हायर वैल्यू है इसी का नाम जीएवी है। ये जो चार्ट है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट कंपैरिजन है 5वीं क्लास जैसा। लेकिन हाँ, पहली बार है तो देखना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से काम करेंगे हम लोग। म्युनिसिपल वैल्यू और फिर रेंटल वैल्यू, इन दोनों में से कौन सी लेनी है, इनमें से लेनी है हायर। इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से, इन दोनों में से कौन सी लेनी है, लोअर। लोअर को ही क्या नाम देते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर इसको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से, इन दोनों में से लेनी है हायर। और हायर जैसे ही आपने ले ली, तो हायर वैल्यू लेने के बाद इसी का नाम बन जाएगा जीएवी। ठीक है, तो ये हमारा है जीएवी ढूंढने का फॉर्मूला ऐसी प्रॉपर्टी के लिए जो 12 महीने किराए पे दी हूँ। अब एक चीज़ याद रखना, हर केस में हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि स्टैंडर्ड रेंट दिया होगा। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें स्टैंडर्ड रेंट मिसिंग होगा। जहाँ स्टैंडर्ड रेंट मिसिंग है वहाँ पे इतना तमाशा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट मिसिंग हो वहाँ पे तीन चीज़ें ले लो, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट। अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो तीन ही रेंट होंगे। इन तीनों में से सीधा सीधा डायरेक्टली सबसे ज़्यादा वाला ढूंढ लो, तीनों में से ज़्यादा कौन सा, हायर। जो हायर है वही आंसर है आपका, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट होगा तो ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी म्युनिसिपल वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख। उस प्रॉपर्टी की फेयर रेंटल वैल्यू जो है वो दे रखी है 1,20,000। उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट दे रखा है, वो दे रखा है 1,30,000। का जो स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है वो दे रखा है 1 लाख। ठीक है, चारों रेंट गिवन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इस केस के अंदर आपकी जो जीएवी है वो क्या आएगी। तो देखो, मैं जीएवी कैसे निकालूंगा। जीएवी निकालने के लिए सबसे पहले मैं लूँगा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, दोनों में कंपैरिजन करूँगा। म्युनिसिपल वैल्यू मैंने ले ली 1 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू मैंने ले ली 1,20,000। दोनों में कंपेयर करो विच एवर इज हायर। हायर वैल्यू कंपेयर की तो आंसर आ गया 1,20,000, 1,20,000 ले लिया। इस 1,20,000 को कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 1 लाख, तो 1 लाख ले लिया। इन दोनों में कंपैरिजन करो, विच एवर इज लोअर ले लो। दोनों में से कंपेयर करके लो लिया तो वो आ गया 1 लाख। इसी 1 लाख को हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। इस 1 लाख को कंपेयर करना है एक्चुअल किराए से, एक्चुअल किराया है 1,30,000। इससे कंपेयर करो, दोनों में से हायर ले लो। हायर जो लिया वो जीएवी है, तो हायर आ गया 1,30,000। इसी को हम लोग नाम दे देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये बड़ा सिंपल सा आसान सा है। इसी क्वेश्चन में एक बार मैं वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ आपको।
इस क्वेश्चन में वैल्यू चेंज करने के लिए अब की बार मैं मान लेता हूँ कि जो फेयर रेंट है इसका, फेयर रेंट बनता है 80,000, ठीक है, फेयर रेंट 80,000 और एक्चुअल किराया जो है, एक्चुअल किराया है 90,000, 90,000। अब क्वेश्चन कहता है कि बताइए जीएवी कितनी आएगी। देखो अगेन वही चलेंगे हम लोग, सबसे पहले लेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करेंगे फेयर रेंट से। वैल्यू 1 लाख, फेयर रेंट 80,000, दोनों ज़्यादा हो, दोनों में से ज़्यादा आ गया 1 लाख। 1 लाख को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, स्टैंडर्ड रेंट हमारे क्वेश्चन 1 लाख है, 1 लाख और 1 लाख में से लोअर लेना है तो कम या ज़्यादा कोई सा भी ले लो, 1 लाख ही आएगा। इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से, स्टैंडर्ड रेंट एक्चुअल रेंट से, एक्चुअल रेंट कितना है 90,000। इन दोनों में से हाइयर लेना है, हाइयर आ गया 1 लाख, 1 लाख हमारा आंसर होगा। इसी क्वेश्चन में और मॉडिफाई कर देता हूँ मैं, इस क्वेश्चन में फेयर रेंट मान लेता हूँ 1,80,000। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिया म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, फेयर रेंट लिया 180, दोनों में से हाइयर ले लो, दोनों में से हाइयर आ गया 1,80,000। 1,80,000 को कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, स्टैंडर्ड रेंट हमारे क्वेश्चन 1 लाख है, इससे कंपेयर करो, दोनों में से कम वाला लो, तो दोनों में से कम कितना आया 1 लाख। 1 लाख को कंपेयर करो एक्चुअल रेंट से, एक्चुअल रेंट कितना है 90,000 ले लिया, दोनों में से ज़्यादा लो, दोनों में से ज़्यादा 1 लाख है, ये हमारा जीएवी बन गया। तो ये इसका काम करने का तरीका है। इसी क्वेश्चन में मान लो कि स्टैंडर्ड रेंट मिसिंग होता, क्वेश्चन में सारी जानकारी दे रखी होती और क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं होता, तो अगर किसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो हम ये मानते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे मानक किराया स्टैंडर्ड रेंट होगा ही नहीं। नहीं है तो हम क्या करें, वहाँ पे टेंशन नहीं लेनी, वहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू, पे रेंटल वैल्यू, एक्चुअल रेंट सबको एक साथ रखो और एक साथ रख के सब में कंपैरिजन कर लो, ज़्यादा वैल्यू वैल्यू ले लो। तो 1 लाख, 1,80,000 और 90,000 तीनों ले ली, तीनों में से डायरेक्टली कंपेयर कर लो, जो ज़्यादा आएगा वही आंसर है। तीनों में से ज़्यादा कौन सा आया 180, तो 180 ही हमारे लिए बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये हमारा काम करने का तरीका है, इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से फिर देख लो, सबसे पहले फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू कंपेयर करो, हायर लो, उसके बाद में स्टेप 1 वैल्यू मतलब हायर वाली वैल्यू को कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, लोअर वाली वैल्यू लो, लोअर वाली वैल्यू को कंपेयर करो एक्चुअल रेंट से, और एक्चुअल रेंट उनमें जो ज़्यादा आता है वो ले लो, वही हमारा जीएवी बन जाएगा। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल बन गया कि किस तरह से किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली जाती है। अब दूसरा है जिसका नाम है एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो आप खुद के रहने के लिए काम लेते हैं, उसकी एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो देखो इसके लिए याद कर लो ज़रा, उस प्रॉपर्टी को जिसको आप खुद रहने के लिए काम लेते हैं उसकी एनुअल वैल्यू हमेशा हम मानते हैं जीरो। कितनी मानते हैं, एनुअल वैल्यू जीरो मानने का मतलब क्या है, सबसे पहले एक वैल्यू आती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से हम लोग घटाते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्स घटाने के बाद हम लोग लेते हैं एनएवी, ये नेट एनुअल वैल्यू है, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। जब मैं ये कहता हूँ कि एनुअल वैल्यू जीरो मानेंगे तो जीएवी को जीरो मानेंगे या एनएवी को जीरो मानेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, तो याद कर लो यहाँ पे एनुअल वैल्यू का मतलब नेट एनुअल वैल्यू होता है, तो जो हम जीरो मानेंगे जीएवी को नहीं मानेंगे, इसको जीरो मानेंगे। अगर ये वैल्यू जीरो है तो क्या म्युनिसिपल टैक्स की छूट मिलेगी क्या, नहीं। अगर यहाँ पे जीरो मानते तो म्युनिसिपल टैक्स घटाते, अगर म्युनिसिपल टैक्स घटाते तो ये माइनस में आ सकता था, लेकिन हम इसको जीरो मानते हैं डायरेक्टली, इसका मतलब म्युनिसिपल टैक्स वगैरह सब घटाने के बाद इसकी वैल्यू हमेशा जीरो मानी जाती है। तो ये पता चल गया कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर हो जिसको आप खुद के रहने के लिए काम लेते हैं, उस प्रॉपर्टी के अंदर ये एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, ये रेंट वो रेंट कंपैरिजन वगैरह कुछ नहीं करना, डायरेक्टली उसकी वैल्यू जीरो माननी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, वेयर द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, ऐसी प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है फॉर ऑन रेजिडेंस खुद के लिए, और unoccupied throughout the previous year owing to the employment, business or profession carried on by the other place, carried on at any other place, residing at that other place or building not to belonging to him, its annual value will be nil provided no other benefit is derived by the owner from such property। ये क्या चीज़ है, ध्यान से इस बात को पढ़िए। ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरे 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, आप खुद रहते थे, एनुअल वैल्यू जीरो है। ऐसी प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाई आप नहीं कर पाए, नहीं कर पाएगा मतलब आपकी एक प्रॉपर्टी थी मान लो जयपुर के अंदर या दिल्ली के अंदर, आपकी जॉब लग गई अहमदाबाद, तो आप जॉब करने के लिए अहमदाबाद चले गए, अहमदाबाद में आपको किराए की बिल्डिंग में रहना पड़ा, वो आपकी नहीं है, किराए की बिल्डिंग में रहना पड़ा, और अहमदाबाद नौकरी करने की वजह से अपनी वाली जो दिल्ली की प्रॉपर्टी है उसमें ना तो आप रह पाए, तो आप उसको किराए पे दे पाए, तो उसकी वैल्यू हम लोग जीरो मान लेंगे, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, जीरो। अब यहाँ पे देखो, एन एस एस सी कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ अप टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज्ड बाय हिम। तो कोई भी पर्सन कितनी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है, दो।
दो प्रॉपर्टी की वैल्यू जीरो मान सकता है। मतलब मेरे पास तीन मकान है, तीनों में मैं कहता हूँ मैं तो खुद ही रहता हूँ, तो हम तीनों की वैल्यू जीरो नहीं मानेंगे। मेरे से पूछा जाएगा बताओ जीरो वैल्यू किसकी माने, तो किसी भी दो की वैल्यू जीरो, बाकी पे टैक्स लगेगा। बाकी पे टैक्स कैसे लगेगा वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करके मिले, और अगली क्लास में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।